तो अगर आज आपका पॉलिसी रेट जो अभी स्टेट बैंक ने अनाउंस किया 15% पे है, तो वो कहीं जाके बहुत आसानी से 6, 7, 8% पे आप ये सोचें उस वक्त आपके पास किस किस्म का लेवरेज होगा कि आप अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करें। कि आपने $45 ऊपर रखा है और इस वक्त पिछले महीने स्टेट बैंक ने $766 मिलियन खरीदा, और यही वजह है कि आपकी जो फॉरेन पेमेंट्स है कहीं रुक नहीं रही। कि जब इंटरेस्ट रेट कम होगा और बैंकों को अगर मौका मिलेगा तो बैंक ये ज्यादातर लैंडिंग कर देंगे, इंस्टेड ऑफ के ये गवर्नमेंट को लैंडिंग कर देते थे। गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को लैंडिंग करेंगे और उनको कहेंगे कि हमारी एएमसी के अंदर इन्वेस्ट करो एडीआर बचाने के लिए, ताकि गवर्नमेंट का जो 200 अरब का टैक्स है वो ना मारा। एक शख्स है जो इसको संभाल सकता। अगर आप हुकूमत में ग्रुपिंग ना करें और अगर आप उसको दे मौका, वो 18 घंटे काम करने वाला शख्स है, अब उसके आगे पूरी इकोनॉमिक मैनेजमेंट दे दें, मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूं अगले 1 साल के अंदर आपके सारे गवर्नेंस के इशू वो ठीक कर दें। वॉच फेडरल पोस्ट, बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर। यह प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स। हमारे साथ हैं अशफाक तौला साहब। बहुत बहुत शुक्रिया तौला साहब आपके वक्त देने के लिए। ये बताइए, जो इस वक्त वजीर खजाना साहब ने वहां अमेरिका में जाके विल्सन सेंटर में एक प्रेजेंटेशन दी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बेहतरीन हो गई, हम ये शरासूद नीचे ले आए, हमारी बाकी जो है महंगाई कम होती चली गई और हमारे पास अब रिजर्व्स जो है वो बहुत ऊपर चले गए हैं। क्या सूरत हाल है असल में? आप जरा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बताएं कि आपको इकोनॉमी के क्या हालात लगते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कोई मेरा ख्याल है डाउट नहीं है कि हमारी मईशत ठीक हुई है, और ये भी कोई डाउट नहीं है कि इन्फ्लेशन नीचे आया, ये भी कोई डाउट नहीं है इंटरेस्ट रेट नीचे आया, ये भी कोई डाउट नहीं है कि हमारे रिजर्व्स बिल्टअप हो रहे हैं। बट अगर हम उसकी थोड़ा सा उसकी डीप एनालिसिस कर लें तो मैं आपको बारी बारी एक एक चीज लेके चलता हूँ। सबसे पहले इनका दावा था कि हमारी अफरात दर में या इन्फ्लेशन में कमी आई है, तो बिल्कुल बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जी 32 से 38% के दरमियान थी, और अब कहीं आके मेरा ख्याल है 7% या 7.5% पे पिछले महीने की यानी अक्टूबर की जो आपकी आई है। और उससे पहले जब वो प्रेजेंटेशन दे के आए थे तो उनके पास 6.93 के नंबर थे। तो पिछले महीने मैंने ये कह दिया था कि अगले महीने इन्फ्लेशन ज्यादा होगी बनिस्बत पिछले महीने के, यानी मंथ ऑन मंथ ज्यादा ही रहेगी। मगर हैविंग सेड दिस, मेरा ख्याल है ये मैं आपके नाजरीन के लिए मैं ये जरूर बता देता हूँ कि जो पिछले साल इन्फ्लेशन बढ़ी थी, और ये जो आपके प्रोग्राम में मैं 12 रिपीट कर चुका हूँ, मीडिया पे भी मैं कर चुका हूँ, वो इस वजह से बढ़ी थी कि रैम्पेंट डिवैल्यूएशन हुआ था। 160 या 180 से लेके आप 290 तक का सफर आपने किया, और हर 10 रुपए पे 2% में आपको हमेशा बताता रहता, तो अब आपको भी रट गया होगा वो इन्फ्लेशन करती है। तो इस मरतबा वो इन्फ्लेशन फ्लैट हो गया बिकॉज कि आपकी करेंसी स्टेबल हो गई। तो जो 26% का जो रिवर्सल था उसका क्रेडिट ना मैं ले सकता हूँ, ना आप ले सकते हैं, ना मेरे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ले सकते हैं। बल्कि मैं थोड़ा सा क्रेडिट और लूंगा अपनी तरफ, थोड़ा सा मैं टिल्ट कर दूंगा। अगर आप अपने आर्काइव में जाएंगे या दिखा सकते हैं, नाज़रीन को दिखाएंगे, मैं हमेशा से ये कहता आ रहा हूँ, और शायद लोग मुझ पे थोड़ा सा तो कभी कभी शक करने लगे थे इसको क्या हो गया है। मैं जब कहता था कि 235 रुपए का डॉलर है, जी जी, और बिल्कुल याद है। आज ये जबान ज़दे आम है। आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि 235-40 का है, आपके प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेज पे आके कहा 240 का है। बिल्कुल आप बिल्कुल। और जब वो ये इसहाक डार चाहिए। साहब ने कहा कि 235 पे आएगा डॉलर, मुझे आपकी बात फौरन याद आई, और मुझे तो यहाँ तक लगा कि ये उन्होंने आपसे कोई मशवरा करके ये स्टेटमेंट जारी किया आगे। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात देता हूँ, हम अपने न्यूज लेटर में ना पहले हम नहीं देते थे, अब हम हर महीने की आपको कैलकुलेशन दे देते हैं। ये सिर्फ इसलिए कि आवाम जरा जो उनका ना हजर दिमागी रहे उनकी। तो ऑब्वियसली जैसे आपके पास आता है, डार साहब भी हमारे मोहतरम है, मेरे मिनिस्टर रहे हैं, तो मैं हमेशा उनको भी ये भेजता रहता हूँ, और औरंगजेब साहब को भी भेजता हूँ, हर किसी को भेजता हूँ, गवर्नर स्टेट बैंक के पास भी जाता है। तो ये बात तो क्लियर है ना कि ये सब मानते हैं कि ये 235 से ऊपर का डॉलर नहीं है, मगर लाते नहीं है। अब कोई कंपल्शन है, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो अगर मेरे मोहतरम फाइनेंस मिनिस्टर साहब अगर उस बात की मेरी बात मान लें
तो आज 8% और इन्फ्लेशन कम हो जाएगा और 8% से आपकी पॉलिसी रेट और कम हो सकता है। तो अगर आज आपका पॉलिसी रेट जो अभी स्टेट बैंक ने अनाउंस किया 15% पे है, तो वो कहीं जाके बहुत आसानी से 6, 7, 8% पे आ सकता है। आप ये सोचें उस वक्त आपके पास किस किस्म का लेवरेज होगा कि आप अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करें। बट ये पहला कंट्री मैंने देखा है डॉक्टर साहब कि जो अपनी इकोनॉमी से ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है अपने पता नहीं अननोन फियर्स को कि अगर हमने डॉलर घटाया तो ये होगा। आप जब आप फेयर एंड स्क्वायर, अगर आप जब मार्केट में डॉलर बेच नहीं सकते तो डॉलर आप ओवर वैल्यू खरीद कैसे सकते? कोई बात नहीं, आपने खरीदा। अब दूसरी तरफ आ जाए, महंगाई तो इसलिए कम हुई, शरह सूद में कमी का मैंने आपको वजह बता दी कि जब आपका इन्फ्लेशन कम होगा तो रियल इंटरेस्ट रेट अगर आप देखेंगे तो एवरेज 12 महीने के रेट के हिसाब से देखूंगा तो अभी भी नेगेटिव ऑपरेट हो रहा है। मैं यकीन से, बट अगले 2 महीनों में बिल्कुल नीचे आ जाएगा। तो आपको हमेशा तैयारी आगे की करनी है। इंटरेस्ट रेट में ये कर्व होती है। अब उसकी तैयारी करते करते मैं समझता हूँ ये 6% पे आना चाहिए, बट पता नहीं कौन सी ऐसी मजबूरी है कि ये डॉलर को सही नहीं ला रहे। तीसरा आपका सवाल था रिजर्व आपके क्यों बढ़ रहे, जो उन्होंने इरशाद फरमाया मोहतरम फाइनेंस साहब ने जी, उसके बढ़ रहे हैं कि आपने डॉलर 45 रुपए ऊपर रखा है और इस वक्त पिछले महीने स्टेट बैंक ने 766 मिलियन डॉलर खरीदा है और यही वजह है कि आपकी जो फॉरेन पेमेंट्स है कहीं रुक नहीं रही है। आप अपने कर्जे पे कर रहे हैं, आपके जो सॉफ्ट लैंडिंग है, शॉर्ट टर्म लैंडिंग है, वो आप पे कर रहे हैं। आप अपने ये जो बाकी जो डिविडेंड है, रॉयल्टीज हैं, टेक्निकल फीस है, सब पे कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि आपको मार्केट से मिल रहा है, इसका मतलब है आपकी इंपोर्ट करना है। अब मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से औरंगजेब साहब को, जमील साहब को और उनकी पूरी टीम को एक वर्ड ऑफ कॉशन दे रहा हूं कि जब इंटरेस्ट रेट कम होगा और बैंकों को अगर मौका मिलेगा तो बैंक ये ज्यादातर लैंडिंग कर देंगे इंस्टेड ऑफ के ये गवर्नमेंट को लैंडिंग कर देते थे। अब गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को लैंडिंग करेंगे और उनको कहेंगे कि हमारी एएमसी के अंदर इन्वेस्ट करो एडीआर बचाने के लिए आखिरी 3-4 हफ्तों में दिसंबर के। ये मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कह रहा हूं और ये मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे दे कीप अ विजिलेंट आई ऑन दैट। ओके, ताकि गवर्नमेंट का जो 200 अरब का टैक्स है वो ना मारा जाए। मैं अपने पाकिस्तानी बैंक में 200 अरब का टैक्स ना माना जाए, ना मारा जाए। मैं आपको इसलिए एडीआर का जो बैंक का मसला ये है। दूसरा ये होगा कि आपके जो बैंक है ना वो अब कंज्यूमर फाइनेंसिंग देना शुरू कर देंगे, यानी लीजिंग शुरू कर देंगे। फ्री इकोनॉमी में आप रोक नहीं सकते, बट आपके पास इस वक्त एक्सचेंज रेगुलेशन को टाइट रखने के अलावा कोई तरीका नहीं है। अब अगर कंज्यूमर फाइनेंसिंग की सबसे बेस्ट जो स्पेंडिंग होती है वो गाड़ियों की और व्हीकल्स पे होती है, तो लोग बड़ी बड़ी व्हीकल ले लेंगे, प्लीज अब फाइनेंसिंग करवाने में हायर परचेज करते करते वो 10-12% पे होगा तो अपने यानी कि जो चादर से ज्यादा पांव फैला लेंगे और उसकी वजह से इंपोर्ट बढ़ जाएगी। जब इंपोर्ट बढ़ जाएगी फिर आपका इंपोर्ट बिल आएगा, फिर आप बैक टू स्क्वायर वन हो जाएंगे। तो ग्रोथ हो जाएगी, बट ग्रोथ के नतीजे में आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो फिर बढ़ेगा और फिर आपकी करेंसी फिर बढ़ेगा। एग्जैक्टली, तो मैं आपको क्योंकि ये उसको इन्होंने फ्रीज किया हुआ है, उसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक लग रहा है। फ्रीज करते तो मैं खुश होता कि ऊपर नहीं बढ़ा। इनकी तो बस चले, मेरी जो इतलात है वो भी आईएमएफ ने इनको कहा कि और बढ़ाओ, तो वो नहीं बढ़ा रहे। हिफ्ज़े मा तकद्दुम, क्योंकि उस मुल्क में बहुत शोर मच चुका है कि भाई 235 पे लाओ। और यहाँ पर साहब ये तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात हो गई। ये आप जो कह रहे हैं एक फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जरा इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो स्पेक्ट्रम हमारा ब्रॉड हो जाता है। उसके अंदर हमें हमारी बहुत सारी दूसरी यानी गवर्नेंस के इश्यूज हैं, उसके साथ फिर हमारी एनर्जी के इश्यूज हैं। यहाँ बात कर रहे हैं कि सोलर एनर्जी पे चले जाएं या हाइड्रो पे जाएं, तो ये आईपीपीस के इश्यूज हैं, हाउ टू डील विद दीज इश्यूज। फिर हमारी एजुकेशन के स्किल्ड लेवल के देयर आर, फिर वंस द फाइनेंशियल मैनेजमेंट साइड इज ओके, अदर एवेन्यूज विल ओपन। आपको लगता है कि इसके अंदर फिर ये जो इस वक्त टीम है गवर्नमेंट के पास, ये तो सारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट देख रही है,
वो ब्रॉडर इकोनॉमिक मैनेजमेंट के लिए वो मैकेनिज्म कहाँ से आएगा? देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, जिसपे आपने मुझे शायद मुबारकबाद भी दी थी, कि मैंने कहा था कि आपके पास एक शख्स है, पर्सनल किसी की अगर ग्रज है तो मैं उसमें उसको हेल्प नहीं कर सकता। एक शख्स है जो इसको संभाल सकता है। अगर आप हुकूमत में ग्रुपिंग ना करें और अगर आप उसको दे मौका, वो 18 घंटे काम करने वाला शख्स है इसहाक डार। आप उसके आगे पूरी इकोनॉमिक मैनेजमेंट दे दें, मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूं कि अगले 1 साल के अंदर आपके सारे गवर्नेंस के इशू वो ठीक कर देगा। दूसरी बात ये है कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और मादर के साथ जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, ये चाइनीज एम्बेसडर के सामने वाली, वहां तो उनकी सलाहियतों पे तो आई डोंट नो व्हाट शुड आई से, जो उन्होंने वहां परफॉर्म कर दिया। चाइनीज वाली जो उन्होंने बात की है, मेरी इनसे उसके बाद बात नहीं हो सकी, इत्तेफाक से वो टूर्स पे थे और मैं भी पाकिस्तान से बाहर था। तो वो उन्होंने उस पैराए में, मैं जहां तक समझ पाया हूं, उन्होंने कहा कि इतनी दोस्ती हमारी अजीम है कि डिस्पाइट इतनी बड़ी कैजुअलिटीज हुई है, चाइना इज ऑल आउट सपोर्टिव फॉर पाकिस्तान, एंड दिस इज नॉट अ रॉन्ग स्टेटमेंट। हाँ, अगर उस पैराए में देखो, बट अगर जिस तरीके से मीडिया में प्रोजेक्ट किया गया, सिंस मैं कह रहा हूं मेरी कोई इनसे बात नहीं हुई है इस मौजू पे, वो ये किया जा रहा है कि चाइनीज ने एश्योरेंस दी है कि जो भी कुछ हो जाएगा हम नहीं छोड़ेंगे। बट ये बात चाइना के लिए तो एक बहुत बड़ा एक वो ठीक है, मीडिया में तो बाद में प्रोटेक्शन हुई, फिर भी आप देखें, वो जो चाइनीज एम्बेसडर ने राइट टू रिप्लाई लिया, वो तो उनकी प्रेजेंस में, उनके बैठे में ले लिया, मीडिया में तो बाद में बातें आई। ठीक है, लफ्जों की सिलेक्शन गलत हो सकती है, जी जी, मैं आपसे इत्तेफाक कर लेता हूँ। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, मैं उनकी सलाहियत पे नहीं सवाल उठा रहा। देखिए, मेरी बात सुने, एक बात सुने, आप 10 काम दिन में करते हैं डॉक्टर साहब, आप भी माशाल्लाह एक प्रोफेसर है, 10 क्लासें लेते होंगे, कोई एक आध स्टेटमेंट कभी गलत आपके मुंह से भी निकल जाता है, बट दैट यू कैन नॉट मेक एन इशू आउट ऑफ दैट। आप किसी की कंट्रीब्यूशंस को इस तरीके से नलिफाई नहीं कर सकते। एक स्टेटमेंट से इंसान बशरे गलती हो सकती है, बट ये आप देखें चाइनीज गवर्नमेंट के भी इंटेंशन कि आपने सीपैक बंद किया, आपने इनके साथ ज्यादती की, जुल्म किया, इनके पैसे आप नहीं दे रहे, आपको रोल ओवर कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने पाकिस्तान का हाथ नहीं छोड़ा आज तक। इतनी कैजुअलिटीज हुई, अभी आप कराची में देखें किस किस्म की कैजुअलिटीज हुई है, इसके बावजूद भी वो आपके साथ खड़े हुए हैं। तो मैं ये तो बिल्कुल चाइनीज एम्बेसडर ने बिल्कुल सही अपना राइट टू रिप्लाई और राइट टू डिफेंड उन्होंने किया, बट मैं ये समझता हूँ पीछे अगर मैं जाके देखूं चाइनीज गवर्नमेंट के साथ, तो उनका एंडेवर यही है कि पाकिस्तान का हाथ पकड़ के रखें। मैं आपको यही कह सकता हूँ 4 सीजन फ्रेंड है चाइना हमारा, ठीक है, उससे कतई नजर मैं आपको सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट में वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के भी मिनिस्टर रहे, कॉमर्स मिनिस्टर भी रहे, प्राइवेटाइजेशन को भी ओवरसी किया उन्होंने, इकोनॉमिक अफेयर्स को भी ओवरसी किया है। तो ये सारी चीजें एक आती हैं आपको इंग्रेडिएंट्स में। और ये देखिए, ये जो है ना फाइनेंस होती है ना, वो फूफी अम्मा होती है घर की, तो उनको आई नो फॉर श्योर कि उनका पैशन है फाइनेंस, बट इन द प्रेजेंस ऑफ वेरी गुड फाइनेंस टीम, जो भी आप कह लें, तो वो फिर इतने इंटरफेरेंस नहीं करते। ये मैं आपको देखिए, सबसे बड़ी जो पल्स है ना, वो ईसीसी होती है। एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनके पास पूरी सलाहियत मौजूद है कि वो डिसीजंस कर सकें, एटलीस्ट डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकें। सलाहियत और इख्तियार में दो बड़ी पोल द पार्ट होती है। इख्तियार वो होता है जब मैं आपको ऑफिशियली डेजिग्नेट कर दूंगा, जी आप डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हैं, एंड यू विल बी लुकिंग आफ्टर द एंटायर इकोनॉमी, देन इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम। बट आप मुझे कहें आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है और आप फॉरेन मिनिस्ट्री को फोकस करके देखेंगे, वो एक डिफरेंट। तो मैं अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनको दिया, मैं समझता हूँ अगर शायद मियां नवाज शरीफ होते तो पूरी टीम डिफरेंट होती। ये शहबाज शरीफ की अपनी प्रायोरिटीज है, वो सबसे चल रहे। चले, अब उनको एक कॉम्पनसेशन प्राइज दिया हुआ है उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगा के, लेकिन फाइनेंस उनके हवाले नहीं किया। ये समझता हूँ ये थोड़ी सी कसरे नफसी से मैं काम लूंगा कि कंपनसेशन नहीं है, ही वॉज वेल डिजर्व, बट एक्चुअली होता ये है कि इस शख्स का, मेरा भी
ये हमारे 3-4 लोग हैं, इंक्लूडिंग असद उमर का भी, एक दो और भी दोस्त से नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे मना किया है। हमारा मसला ये है कि हम IMF के सामने लड़ लेते हैं, कि सजा मिलती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब अल्लाह देना चाहे कोई रोक नहीं सकता, ना देना चाहे कोई दे नहीं सकता। ये बात तो रोजे रोशन की तरह आया है कि पिछले IMF के प्रोग्राम में हमने खुल के मुखालफत की थी। नहीं, अभी तो अगला प्रोग्राम भी मुझे लगता है तैयार हो गया है, क्योंकि जो पहले पैसे लिए थे वो तो खर्च हो गए देने दिलाने के अंदर ही। तो अब नहीं, तो वो तो और तो यहाँ कोई किसी है ना, किस्म की जनरेशन है नहीं। नहीं वो तो क्लाइमेटिक उसका है। मगर आप मुझे एक बात बताएं कि क्या आप ये जो IMF का एग्रीमेंट है, आपने देखा होगा कि आज अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज छपी थी कि हम तो जा रहे हैं कि जी रीनेगोशिएट करो। जो नेगोशिएशन की आपके प्रोग्राम में कहा, ये मैंने कहा था ये नहीं चल सकेगा, आपके सामने मैंने कहा है। तो आज ये चीज आपको 6 महीने पहले क्या मेरे इंटरव्यू उठा ले और आज की उठा ले, आप हालात देख लीजिए, जो जो मैंने बातें कही है क्या सच साबित हुई है कि नहीं। चले अब अगले 6 महीने का भी बताएं ना, कि अब आपको कैसा लगता है कि आज आपको बताता हूँ, आप IMF में घिरे रहोगे, IMF अपनी कंडीशनें बनवाएगा। अब अमेरिकन इलेक्शन के क्या रिजल्ट हम पे सादर होते हैं हमें नहीं पता, और किस किस्म की अभी मैं कोई बात हो रहा था कि देखिए हमारा जो जीना मरना है ना, वो अमेरिका में डेमोक्रेट या रिपब्लिकन के साथ नहीं है, पेंटागन के साथ है। तो वी हैव टू सी फ्रॉम दैट एंगल एज वेल। मगर अभी कोई मुझसे सवाल कर रहे थे कि जी इंडिया देखिए इतना इंडिपेंडेंट है, और हमारी एक फॉरेन प्राइम मिनिस्टर भी कहते थे कि मैं हैप्पी विद द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। भाई इंडिया के साथ सबसे बड़ा मसला है इंडिया को IMF के पास नहीं जाना। और जब आपको कोई बताता है कि IMF के पास ना जाओ, मैं रेसिपी देता हूँ, तो आप समझते हो कि नहीं यार ये तो इट्स अ रेसिपी फॉर डिजास्टर फॉर पाकिस्तान। ऑल्दो जो हम IMF की रेसिपी लेते हैं वो रेसिपी ऑफ डिजास्टर होती है हमारे लिए। तो बट हमारे पास यानी ऑप्शन मौजूद है IMF के पास ना जाने की, अभी भी मौजूद है। मैं आपको कह रहा हूं, मैं तो ये प्रोग्राम दिए हैं, मैंने तो ये प्रोग्राम बना के दिए हैं। लास्ट टाइम भी जब हम प्रोग्राम और प्लान भी कहते थे तो यही मीडिया था जो हम पे हंसता था। बट मैं आपको बताता हूँ वो प्लान भी इतना मौसर था कि शायद IMF को पता चल गया और वो हमारे पीछे आए कि यार ये तो अगर निकल गए तो फिर तो मछली निकल जाए। आप मुझे एक बात बताएं, 16 में हम निकल गए थे ना IMF से, तो 16 से 18 हम क्यों IMF के पास नहीं गए थे? क्या वजह थी? कि वी वर कंटेंटेड, वी न्यू हाउ टू कंट्रोल अवर इकोनॉमी। 18 में क्या हुआ कि आपने 19.5 बिलियन डॉलर का आपने करंट अकाउंट डेफिसिट किया, आपकी ये आउट हो गई स्कीम ऑफ थिंग्स और आप गए। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? आज जब टीवी पे आके हर कोई आके चौधरी बनता है कि जी IMF ये और IMF वो, तो बताए ना हूँ रिस्पॉन्सिबल। चले इस पे एक प्रोग्राम कर ले, मैं बता देता हूँ आपको। तो कहने का मतलब क्या है कि कभी भी, और IMF जिस तरीके से आपको देता, आपने ये सुना था कभी कि किसी कंट्री को ये कहा जाए कि हम पे इल्जाम लग रहा है पाकिस्तान के साथ हम फेवर कर रहे हैं ये और बंद कर दें, आप आपके इकोनॉमिक जोन जो है उन्हें बंद कर दे और ये सब्सिडी बंद कर दे। हमको हमें इल्जाम लग रहा है कि जी स्टेट डिपार्टमेंट ने हमें कहा है पाकिस्तान को दे दो। यार आई हैव नेवर हर्ड ऑफ इट। तो मुझे एक बात बताएं कि क्या हम इतने गिरे पड़े हैं? क्या ये जो कंडीशनें IMF की हैं, यही आप तो तौला साहब समझ नहीं आती कि ये मामला यहाँ तक कहाँ पे आ गए, जिस लेवल पे निगोशिएशंस हो रही हैं, और ये कैसे कर रहे हैं जाके, और ये क्यों है? ये जरा इलेबोरेट करें ना कि ये आप सेटिस्फाइड हैं द वे औरंगजेब साहब हैज नेगोशिएटेड विद द IMF? देखें इस वक्त के हालात में औरंगजेब, देखिए जो एक माइंडसेट होता है ना प्राइम मिनिस्टर का, उसकी रिफ्लेक्शन फाइनेंस स्ट्रीम देती है। ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर का इस वक्त ये माइंडसेट है हमारे, और ये कैबिनेट का उनसे रादर कि नहीं हमें IMF के साथ रहना है। और फिर आप जो वो कहेंगे आपको उनकी बात माननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। एंड दिस इज व्हाट औरंगजेब साहब इज डूइंग। मेरी ये माइंडसेट की बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की। ये जो माइंडसेट इस वक्त है प्राइम मिनिस्टर का या उनकी गवर्नमेंट का, आपको लगता है इसके पीछे कहीं वीक पॉलिटिकल ग्राउंड मौजूद है, जो उनके ऊपर, जैसे भी उनके ऊपर वो फॉर्म 47 वाला, इट इज एट द बैक ऑफ देयर माइंड, उसकी वजह से वो दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट पॉलिटिकली, समथिंग लाइक दैट? नो, नहीं सर, आप भूल जाए। अच्छा, सर ये आज से 3 महीने पहले भी मैंने मीडिया पे कहा था कि ये पहले भी RTS का एक गेम हुआ है, इससे पहले ROs का इलेक्शन हुआ है, उससे पहले एक और इलेक्शन हुआ है। तो ये आप भूल जाए। कभी भी 84 से लेके
हमने आज तक उसमें तो 76 वाले इलेक्शन में तो मैं बहुत छोटा था, तो उस वक्त ये 9 सितारे 9 भाई वाले नारे लगते थे, झगड़े हुए, सब कुछ हुआ। 84 में हमने या 85 में देखा, नॉन पार्टी इलेक्शन देखा, उसमें भी क्या क्या वारदातें हुई हमें भी पता है। फिर आपने 89 में देखा, फिर आपने 92 देखा, फिर 96 देखा, फिर 2001 देखा, फिर पूरी हिस्ट्री है हमारे यहाँ तो ऐसी। कोई भी एक इलेक्शन भी आप देख ले। ये देखिए, मेरी बात सुने, मैं हमेशा मस्ती करता हूँ लोगों से, खैर सीरियसली नहीं लीजिएगा, कि जब कर्म होता है तो हालात बदल जाते हैं। कर्म होता है, अच्छा। नहीं तो अब तो फिर फर्दर स्टेबिलिटी आ गई ना, ये जो अभी रिसेंट आर्मी एक्ट में चेंज हुई है, अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 3 की बजाय 5 साल रहेंगे, तो ये टेन्योर लंबा होने से भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर हो जाएगी, यू थिंक सो? और इससे यानी ओवरऑल फर्क पड़ेगा ना। मैं उस माइंडसेट की प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर का माइंडसेट आपकी ये इकोनॉमिक पॉलिसी में, फाइनेंस पॉलिसी के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा है थ्रू हिज मिनिस्टर्स, तो फिर ये सारी चीजें कलेक्टिवली फिर ये आप पॉजिटिव है, आपको लग रहा है? सर, आप मुझे एक बात बताएं, आपने IMF से एग्री किया कि कितने आपने पॉइंट एग्री किया? आपने देखा होगा 3 पॉइंट में या 5 में से 3 आप लैप्स हो गया आपका। आप मुझे बताएं, क्या आप ताजिर दोस्त स्कीम इंप्लीमेंट कर सके? नहीं कर सके। आप मुझे बताएं, एग्रीकल्चरल टैक्स आपको जनवरी 1 से करना था, आपने कहा जून से करेंगे, 25 से। तो मेन जो हार्डकोर चीजें थी वो तो आप कर नहीं पा रहे। असल चीज जो आप कर पा रहे हैं वो क्या है? वो सिर्फ एक ही चीज है आपकी, कि आप जो गरीबों पे टैक्स लगाना चाह रहे हो लग रहे। आप जो तनख्वाहदार, आपको मैं आज ये बात कहता हूं, मैंने हमेशा चेयरमैन FBR को भी कहा, मेरी रिपोर्ट जो लिखी गई थी पिछले साल, उसको मैंने आज प्रेजेंटेशन 1 हफ्ते पहले जाके की चेयरमैन को, तो उनकी आंखें चुदिया गई कि यार इतनी सारी चीजें थी इसमें। आज तक किसी ने ये बात की है कि उस रिपोर्ट को ना इंप्लीमेंट करने में किस किस का हाथ था? क्या हमने उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी की? नहीं की। कहने का मकसद ये है डॉक्टर साहब कि इस मुल्क में जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, जब तक कुछ नहीं होगा। मुझे आप एक बात बताएं, आज आप कह रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, ठीक है। एक आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई थी, एक टेलीकम्युनिकेशन, आज तक आपके पैसे रिसीवेबल है ना? आप मुझे एक बात ध्यान से बता दें, उनके 26% पूरे शेयर भी नहीं है हमारे पास, और हम उनको डिविडेंड पूरे पे दिए जा रहे हैं। किस बात के दे रहे हैं भाई? हाँ, तो यही मैं भी सोचता हूँ कि ये जिन लोगों ने ऐसे मायदे किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, उनको तो जरा सामने लाए, कम से कम पता तो चले कि वो कौन लोग हैं, हाउ हैव दे बेनिफिटेड। और इस किस्म के अनफेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स करके लोग ठंडे ठंडे निकल जाते हैं यहाँ से। सर, ठंडे निकले या गर्म निकले, मैं सिर्फ एक बात सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ आज के इस आपके उससे, कि देखिए इकोनॉमी ऐसे ठीक नहीं होती है। इकोनॉमी में जब तक इक्विटी नहीं आएगी ठीक। तो इक्विटी कब आएगी? जब आपके तमाम स्टेक होल्डर्स, आज आप आईनी तरमीम करा लें, पास करा लें, आपने सुना होगा खान साहब के मुंह से कि जी मेरा तो बजट ही पास नहीं होता था, पीछे से एजेंसियां लेके आती थी बंदे और बोलते थे अप्रूव। ये तो उन्होंने कन्फेस किया है। तो मैं ये कहता हूँ, अगर आज मैं फर्ज करें एग्रीकल्चर टैक्स लगाता हूँ, और अगर मेरी असेंबली में ज्यादातर लोग वो बैठे हुए हैं जो जिनका स्टेक इन्वॉल्व है, अच्छा, अब वो उस आड़ में छुपेंगे कि यार वो छोटा किसान मर जाएगा। वो भाई क्यों मर जाएगा? मैंने जब एक चीज निकाली थी कि मैंने कहा मैं 2.5 करोड़ यानी 10 करोड़ तक की जो भी है एसेट, इसको निकाल दें, मैं मिनिमम एसेट टैक्स लगाता हूँ जिसमें ज़राअत के लोगों पर भी लगेगा। हाँ, अगले दिन हेडलाइन लगी होगी, किसान का कातिल बजट। एक जो है ना, एक लॉबी खड़ी हुई और पूरे प्राइम मिनिस्टर जो, मैंने कहा जी कि जो कंपनियां डिविडेंड नहीं दे रही है, गरीब शेयर होल्डर मारा जा रहा है, तो एक साहब खड़े हो गए, उन्होंने बोला ये रेड लाइन है, ठीक है। हमने एक्सपोर्टर ये जो टैक्स इस साल लगा वो पिछले साल में लगवा रहा था, पिछले साल ज्यादा इफेक्टिव लगता क्योंकि उस वक्त एक्सचेंज गेन बहुत लंबा हुआ था। तो एक थिंक टैंक, सो कॉल्ड थिंक टैंक, a business pressure group emerges, and in their presentation they wrote it कि जी के ये साल नहीं अगले साल लगा दो। क्यों?
क्योंकि इस साल उनके सेठों का जो उनको तनख्वाहें दे रहे थे उनका स्टेक इन्वॉल्व था। तो ये अगर आप इस मरतबा आपने देखा होगा एडीआर बैंकों का मसला था, नहीं उठाना आपके सामने अखबारों में छपे ये वो, तो मेरा क्या जाता है सर, हम तो अपने बिजनेसेस खराब कर रहे होते हैं। बट इस मुल्क का पैसा है, 200 अरब रुपए के पीछे मैं लगाऊं मेरे बच्चों का, पाकिस्तानी बच्चों का। जी जी हम टैक्स पे करते हैं, आप पे करते हैं, हम क्यों करते हैं भाई? इसलिए कि इस कौम के बच्चों को अच्छी तालीम मिले, सेहत मिले, इनको समाज में एक मकाम मिले, हेल्थ केयर मिले, हाँ जी, मिले। सारी चीज। जी चलिए आखिरी तरह एक चीज बताइएगा, इसी हाल पीआईए की प्राइवेटाइजेशन, 10 अरब की बोली लगी, ये पूरा एक मौजू है जिस पे अलहदा हमारी आपकी होनी चाहिए डिस्कशन। बट वेरी क्विकली, आपको लगा कि ये 10 अरब की बोली जो है वो जायज थी? 10 अरब में पीआईए दे देना चाहिए? मैं आपको बड़े मुअद्दबाना अंदाज में अर्ज करूंगा, मैं प्राइवेटाइजेशन के बोर्ड पे रहा हूँ 7 साल। जी पिछले अगस्त में मैंने छोड़ा, मेरा कूलिंग पीरियड खत्म नहीं हुआ, तो वो बातें मैं नहीं बात करूंगा, ठीक है? हत्ता कि बहुत से लोगों ने की है ये बातें, मैं नहीं करूंगा, ठीक है सर? एक्चुअली इशू ये है कि पीआईए जब ये वैल्यूएशन हो रही थी, या जब ये केयर टेकर सेटअप में जिस तरीके से हेवाई तरीके से लगता था कि जी यस्टरडे बेसिस पे हमें प्राइवेटाइजेशन करनी है, तो ये बात वैसे ही गलत थी। आप जब भी इतनी बड़ी प्राइवेटाइजेशन करने जाते हैं ना, तो सर आपको बड़े ठहराव के साथ करना पड़ता है। और ये इसका एक साइकिल है, जो लिखने वाले थे वो पागल नहीं थे जिन्होंने कानून बनाया था। आप उसको थोड़ा बहुत तो शॉर्टन कर सकते हैं, आप एब्सोल्युटली उसको बिल्कुल बिल्कुल जो कहते हैं ना कट टू साइज नहीं कर सकते। तो कट टू साइज करने की स्मार्ट फिल्टरनेस की हमने कोशिश की, और उस वक्त की कैबिनेट ने कोई इस पर ध्यान नहीं दी। वो जो हमारे मिनिस्टर साहब थे, वो उनका बड़ा तजर्बा था ब्यूरोक्रेटिक बातों में, मगर फिर एट द एंड ऑफ द डे फ्लैटर हो गई। आज आप देख लो आपने कितना बड़ा एक्सपोजर। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ जो मेरे पास नॉलेज में है, वरना मैं बात नहीं करता, कि इसके लैंडिंग राइट्स है ना, वो भी सही से इवेल्युएट नहीं। तब इसकी वैल्यूएशन जो आनी चाहिए थी ना, देखें मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अगर आज आप दुबई के लिए कोई नई एयरलाइन लेके जाएंगे ना, वो बोलेंगे जी हमें से एक फलाने अमाउंट की गारंटी चाहिए, ठीक है। तो वो गारंटी जब आप एविएशन की अथॉरिटी के पास जमा कराएंगे तो आपको अलाउ करता है कि जी आप यहाँ पर लैंड कर सकते हैं। फिर जब आप सर्विसेज लेते हैं, यानी कि से ग्राउंड सर्विसेज लेते हैं, बाकी जो सर्विसेज देते हैं वहां पर फूड सर्विस, उनकी भी गारंटीज आपको देनी पड़ती। तो आपको भी पता है, यू अप्रिशिएट कि जब फॉरेन गारंटी आप लेने जाते हैं तो वो कहते हैं हमें आप मार्जिन दें, तो आपका कैश फ्लो इन्वॉल्व हो जाता है, उसकी एक कॉस्ट। मैंने इनको ये जो वैल्यूएशन टीम थी वो भी मेरे बच्चे ही हैं सारे, हमने भी बड़ी वैल्यूएशन करवाई बोर्ड मेंबर के तौर पे। तो उनको मैंने कहा था कि यार ये सारी चीजें ध्यान में रखना, बट मुझे जो पता चला है, आई मे बी रॉन्ग, कि ऐसी कोई चीज ज्यादातर हुई नहीं सिवाय हीथ्रो के, लंदन 3 हीथ्रो 3 के। बाकी सब चीजें एज इट इज पड़ी रही। और मेरा ख्याल है कुछ कंडीशनें ऐसी लगाई गई थी जो मेरा ख्याल है कानों में गूंज रही थी। जो नए इन्वेस्टर आए थे, बड़े अच्छे अच्छे इन्वेस्टर आए थे जो चाह रहे थे पीआईए को ले। इससे पहले जब हुई थी जुबैर साहब के दौर में, जब मैं भी बोर्ड मेंबर था, तो बहुत अच्छी अच्छी एयरलाइंस आई थी, क्योंकि आपका हॉलमार्क है आपके पास लैंडिंग राइट्स है। तो जो बड़ी एयरलाइन है जैसे एमिरेट्स ठहरी, कोई भी बड़ी, कतर ठहरी, इत्तेहाद ठहरी, उनके पास वो लैंडिंग राइट्स है, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका ये होता है कि आपके राइट्स को बेबी सिटिंग राइट्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर उनकी 4 फ्लाइट हैं तो आपकी 2 फ्लाइटें और ऐड करके वो कहेंगे हम एमिरेट्स के बैनर में लगा देंगे इंस्टेड ऑफ। ठीक है। तो इस किस्म की चीजें आप कर सकते थे, बट मैं समझता हूँ कि शायद मैं गलत हूँ। पर 10 अरब रुपया, नहीं ये तो पीनट है यार। बट आपको मैं एक बात और भी बता देता हूँ कि इसमें कुछ जो कंडीशनें लगाई गई थी ना, जो मेरे इतलात के हिसाब से, मेरा ख्याल है मिफ्ता इस्माइल साहब ने मैं ट्वीट की उनको, मेरी भी यही नॉलेज पे आई थी। एक दो इन्वेस्टरों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा यार ये कैसे हो सकता है कि जी हमारा राइट इतना होगा, ये बोर्ड होगा, इस तरीके से ये करेंगे, एम्प्लॉयज के साथ ये करेंगे। तो मेरा ख्याल है, और अदर लाइबिलिटीज भी काफी थी। तो उन्होंने कहा कि जी ये एक्सपोजर हम नहीं ले सकते। और जो उनके साथ ऑपरेटर्स थे दूसरी फॉरेन एयरलाइन के, उन्होंने वो भी तो देखिए ना, वो जो जैसे कैलकुलेट कर रहे हैं वो लायबिलिटीज
पेंशन बिल, अदर थिंग्स, वो सारे डाल डुल के तो उसकी जो टोटल वैल्यू है वो तो कह रहे हैं कि ये तो जो खरीदेगा उसको हाथ से 4 पैसे देने पड़ेंगे, ये तो $1 की बिड होनी चाहिए, ये तो 10 अरब भी बहुत है। ये आपको मैं कहता हूँ, जो अगर इसको चलाना होगा ना, वो $500 मिलियन उसको लाने पड़े। अगर इस एयरलाइन को आपको 2 से 3 साल में वाइब्रेंट और बहुत अच्छा बनाना है, तो ये इसको $500 मिलियन लाने पड़े। वो भी 500 आप मिलियन में ये दोबारा खड़ी हो जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। ऑपरेटर अच्छा होना चाहिए आपका। और ये देखिए, जहाज में हर एयरलाइन तो में आपके ज्यादातर, कोई कराची की कोई दोस्त इंटरेस्टेड नहीं है इसमें? $500 मिलियन तो वो ला सकते हैं आपके कराची के दोस्त। सर मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, क्यों? मैंने कहा ना आपको, मैंने अभी रिजाइन किया था, और यानी कि जो हमारा टेन्योर खत्म हुआ था, रिजाइन नहीं किया था जब बोर्ड चेंज हुआ था। मुझे अभी 1 साल और कुछ 4-5 महीने हुए, 2 साल हो जाएंगे। अल्लाह ना करे उस वक्त तक पीआईए रह जाए, पीआईए हो जाएगी, मेरी दुआ है। नहीं तो फिर मैं इंशाल्लाह जब भी आई तो मैं बिट कराऊं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।